गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करते हैं हमारे संविधान के अंदर संविधान की विशेषताओं के बारे में, फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, हमारा जो संविधान है वो प्रस्तावना से आरंभ होता है। स्टार्टिंग जो होती है उसकी प्रस्तावना से होती है। अब देखिए, प्रस्तावना क्या है। भारतीय संविधान के जो प्रमुख आदर्श और जो मूलभूत सिद्धांत दिए गए हैं, प्रमुख आदर्श मूल रूप से प्रमुख आदर्शों और सिद्धांतों प्रस्तावना के अंदर प्रमुख आदर्शों और मूलभूत जो सिद्धांत है उसका वर्णन दिया गया है। इन्हीं प्रमुख आदर्शों सिद्धांतों को क्या कहा जाता है? प्रस्तावना कहा जाता है। हमारा जो संविधान है इस आदर्शों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है या उसे प्रेरणा देता है। अब भारतीय संविधान की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, प्रमुख विशेषताएं, उनकी चर्चा हम करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं विस्तृत और लिखित संविधान की। हमारा जो संविधान है वो विस्तृत यानी सबसे लंबा विस्तृत लिखित संविधान। अब क्या है, हमारा जो देश है विश्व का सबसे लंबा, हमारे देश का जो संविधान है वो विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। विश्व का सबसे लंबा जो लिखित संविधान है वो किसका है? भारत का है। विश्व का कोई भी जो संविधान है वो भारतीय संविधान की तरह विश्व का बारीकी से जो है अध्ययन नहीं करता या उसका विवरण प्रस्तुत नहीं करता। प्रारंभ में जब भारतीय संविधान बना था तो उस समय इसके अंदर 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। 8 अनुसूचियाँ। इसके साथ साथ इसके बाद में जैसे जैसे समय के साथ भारतीय जो संविधान है उसमें बदलाव भी हुआ और अब आगे चलकर भारत में जो 8 अनुसूचियाँ थी इसके अंदर 4 अनुसूचियों को दोबारा जोड़ा गया और अब भारत के अंदर वर्तमान समय में 12 अनुसूचियाँ भारत के अंदर भारतीय संविधान में है। अब भारतीय जो संविधान में यह न केवल केंद्र, राज्य और स्थानीय, भारतीय जो संविधान है वो केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार का गठन करता है। यानी 3 प्रकार की जो सरकारें हैं उसका गठन भारतीय संविधान में किया गया है, या इन सरकारों की जो संरचना होती है उसका विवरण भारतीय संविधान में दिया गया है। इसके साथ साथ नागरिकता, लोगों के अधिकारों की भारतीय संविधान में नागरिकता, लोगों के अधिकारों की रक्षा, कर्तव्य, इसका भी जो विवरण है, नीति निर्देशक तत्व है, नीति
निर्देशक तत्वों का वर्णन भी इसके अंदर किया गया है। केंद्र राज्य जो संबंध है और चुनाव के विषय में भी संविधान के अंदर है, जो मुख्य रूप से प्रस्तुत विवरण जो है वो प्रस्तुत किया गया है। हमारे संविधान निर्माता ये नहीं चाहते थे कि भारतीय संविधान का कोई भी अंश वो अस्पष्ट और लोगों को भ्रमित करने वाला हो और भ्रमित करने वाला हो। यानी भारतीय संविधान की जो विशेषता है प्रमुख तौर से ये अस्पष्ट नहीं है, यानी स्पष्ट जो संविधान का निर्माण किया गया है और इसमें जो नियम और कानूनों का जो वर्णन किया गया है, इसके द्वारा कोई भी व्यक्ति, जनता का कोई भी जो सदस्य है वो भ्रमित नहीं होता। दूसरा, संविधान जो संशोधन है उसमें बदलाव का जो प्रावधान है वो भी भारतीय संविधान में किया गया है। दूसरा, संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया, अब भारतीय जो संविधान है उसमें समय समय पर बदलाव भी किया जा सकता है, क्योंकि भारतीय जो संविधान है उसे एक संजीव दस्तावेज की संज्ञा दी गई है, संजीव दस्तावेज कहा गया है। और भारतीय जो संविधान है वो प्रमुख तौर से लचीला है, इसके अंदर बदलाव जो है समय समय पर किया जा सकता है और इसी वजह से, बदलाव की वजह से ही इसको जो है लचीला कहा गया है। भारतीय जो संविधान है उसको लचीला कहा गया है और यह लोगों की ज़रूरतों, आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुसार निरंतर जो है विकसित किया जा सकता है या और उन्नत भी इसमें किया जा सकता है, समय समय पर इसमें बदलाव किए जा सकते हैं। स्वयं जो संविधान की प्रक्रिया का जो प्रावधान है उसमें संशोधन यानी सुधार किया जा सकता है। संविधान में जो बदलाव या फिर जो सुधार लाए जाते हैं उनको क्या है, संविधान संशोधन कहा जाता है। यानी संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है, इनमें जो बदलाव किए जाते हैं, इनमें जो संशोधन या फिर इसको क्या कहेंगे, सुधार। अब इस सुधार की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, संविधान संशोधन कहा जाता है। और समय समय पर भारतीय संविधान के अंदर जो बदलाव किए जाते हैं उसमें इनके द्वारा उत्पन्न होने वाली विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं इसका निदान भी या इन समस्याओं का हल करने के लिए भारतीय संविधान के अंदर जो है बदलाव समय समय पर किया जा सकता है। तीसरा है संप्रभु लोकतांत्रिक व्यवस्था। संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य। अब देखिए जो भारतीय संविधान में है, भारतीय संविधान इसमें भारत क्या है, एक संप्रभु देश है। अब संप्रभु का देश का मतलब क्या है, ये बाहरी नियंत्रण से मुक्त है, बाहरी नियंत्रण से मुक्ति। यानी कोई भी जो देश है वो भारतीय संविधान पर किसी भी प्रकार के बदलाव या इस पर नियंत्रण स्थापित नहीं कर सकता, क्योंकि ये भारत के विदेशी दबाव यानी बाहर दूसरे देशों के दबाव से मुक्त रहा है। और यह किसी भी बाह्य नियंत्रण से मुक्त इसलिए है क्योंकि इसकी अपनी स्वयं की नीतियां हैं। भारतीय संविधान की स्वयं की जो नीतियां हैं
उसको बनाने में भारतीय जो संविधान है वो क्या है, पूर्णतः स्वतंत्र है। और इसी स्वतंत्रता के कारण ही बाहरी जो दबाव है वो भारतीय संविधान पर नहीं बनाया जा सकता। और हमारा जो देश है उन आदर्शों और जो निर्देश है उनको मानने के लिए बाध्य नहीं होता, चाहे कोई भी जो देश है इस पर किसी भी प्रकार का यदि दबाव बनाता है। दूसरा, भारत को एक लोकतांत्रिक देश कहा गया है। लोकतंत्र, अब लोकतंत्र का मतलब क्या है, लोगों का तंत्र, लोगों का तंत्र या समाज के द्वारा, लोगों के द्वारा गठित जो व्यवस्था है उसको लोकतंत्र कहा जाता है। क्योंकि भारत के अंदर विभिन्न प्रकार की जो सरकार है, सरकार जिसका निर्माण विभिन्न सत्रों पर होता है, सरकार के विभिन्न जो सत्र होते हैं उसका जो चुनाव होता है या उसको चुना जाता है किसके द्वारा, लोगों के द्वारा चुना जाता है। और इसी लोगों के द्वारा गठजोड़ की व्यवस्था को लोकतंत्र की संज्ञा दी गई है। क्योंकि भारत के अंदर वयस्क मताधिकार यानी सभी जो वयस्क नागरिक हैं जिनकी आयु 18 वर्ष या इससे ऊपर है उनको वोट डालने का अधिकार दिया गया है। और इसी वयस्क मताधिकार, वोट डालने के अधिकार के द्वारा ही भारत के अंदर जो अपनी सरकार का गठन लोगों के द्वारा किया जाता है। इसके बाद में लोकतांत्रिक गणराज्य, गणराज्य की देखिए गणराज्य जो है उसका तात्पर्य क्या होता है या उसका अर्थ है किसी भी देश का जो प्रमुख होता है, भारतीय देश का जो प्रमुख जिसे हम राष्ट्रपति कहा जाता है, इसका चुनाव भी किसके द्वारा होता है, वो होता है लोगों के द्वारा। गणराज्य यानी किसी जो भारतीय देश का जो प्रमुख है, देश के प्रमुख या फिर राष्ट्रपति जिसे हम कहा जाता है, इसका जो चुनाव है वो किसके द्वारा होता है, चुनाव, राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो लोगों द्वारा किया जाता है। लोगों के द्वारा किसी भी देश का भारतीय देश का जो राष्ट्रपति है वो चुना जाता है, इसका चयन किया जाता है। इसलिए हमारे राष्ट्रपति ब्रिटिश जो सरकार की तरह या ब्रिटिश सम्राट की तरह किसी भी प्रकार के वंशागत नहीं है, वंशानुगत नहीं है। वंशानुगत का क्या मतलब होता है भी, किसी भारत का जो राष्ट्रपति जो चुना जाता है वो किसी एक वंश से आधारित नहीं होता। जैसे राजा का पुत्र जो है राजा बनता है, उससे आने वाला उसके परिवार का कोई सदस्य जो है आगे उस राज्य की सत्ता को संभालता है। उसी प्रकार भारत के अंदर जो है वंशानुगत जो है प्रणाली नहीं है, जैसा किसके अंदर दिया गया है, ब्रिटेन में वंश आधारित व्यवस्था जो है बनी है। इसलिए यहाँ का जो राष्ट्रपति जो चुना जाता है वो पूरे भारत का एक सर्वमान्य या फिर ये माने भी कोई भी जो व्यक्ति है जिसमें काबिलियत होती है उसको राष्ट्रपति का दर्जा दिया जा सकता है, राष्ट्रपति उसको चुना जा सकता है। समाज का एक विशेष जो व्यक्ति ही राष्ट्रपति चुना जाता है। अब समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष देश, चौथी विशेषता क्या है, भारत जो है एक समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष देश है। संविधान की जो प्रस्तावना दी गई है उसमें
ये स्पष्ट किया गया है कि समाज जो भारत जो है वो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष देश है। लोकतंत्र के साथ साथ जो सार्वजनिक वयस्क जो मताधिकार सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिकों को राजनीतिक जो समानता दी गई है, राजनीतिक समानता यहाँ पर सभी नागरिकों को दी गई है। इसके साथ साथ सामाजिक और आर्थिक समानता को भी प्रोत्साहित किया गया है। भारतीय जो संविधान है उसके अंदर यह प्रावधान जाति, धर्म, जाति, लिंग, या शिक्षा के आधार पर किसी भी सामाजिक असमानता या भेदभाव का जो है विरोध भारतीय संविधान के अंदर किया गया है। संविधान के लोगों के बीच में व्यापक आर्थिक असमानता के लिए भारतीय संविधान में कोई जगह नहीं है। यहाँ पर अमीर और गरीब के बीच की दूरियों को कम करने के लिए ही कई प्रकार के धार्मिक जो धर्म संबंधी, जाति संबंधी, लिंग और शिक्षा संबंधी जो व्यवस्था है वो की गई है। अब भारतीय जो संविधान है वो धर्मनिरपेक्ष कैसे है, यानी भारत देश जो है वो धर्मनिरपेक्ष कैसे है, क्योंकि भारत के अंदर विभिन्न प्रकार के समुदाय के धर्मों के लोग रहते हैं। बिना किसी भेदभाव के नागरिकों को समानता का अधिकार दिया गया है, समानता का अधिकार दिया गया है। यहाँ पे रहने वाले विभिन्न प्रकार के धर्मों के लोग अपना अपना धर्म अपनी इच्छा से चुन सकते हैं। कोई भी राज्य अपना कोई आधिकारिक धर्म यहाँ पे नहीं है। दूसरे शब्दों में ऐसे सरकारें कोई नीतियाँ नहीं बना सकती जिसका भारत के विभिन्न जो धार्मिक समूह हैं उनके बीच में भेदभाव या मतभेद पैदा होता हो। पांचवी विशेषता है संघवाद। देखिए, संघवाद का अर्थ क्या होता है? जहाँ पे संघीय व्यवस्था होती है। तो भारत के अंदर भी क्या है? संघीय व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था है। और यह व्यवस्था जिसमें देश के भर के अंदर एक से अधिक सत्र की जो है सरकारों का जो है चुनाव किया गया है या चयन होता है, या विभिन्न प्रकार के सत्र की सरकारें काम करती हैं। इनमें प्रमुख तौर से किस्में हैं, जैसे केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर और स्थानीय स्तर पर जो है सरकारों का निर्माण किया होता है। भारत में केंद्र और राज्य इन दो रूपों में प्रमुख तौर से सरकारों का सत्र है। यहाँ स्थानीय सरकार भी है। भारत के एक जो विशाल देश है और इसमें केंद्र सरकार द्वारा इतने विस्तृत और विशाल देश एक प्रभावशाली प्रशासन की जो है व्यवस्था करना वो कठिन होता है, क्योंकि भारतीय जो राज्य है उसमें भारतीय जो देश है वो भारतीय देश के अंदर कई प्रकार के जो राज्य है और राज्यों में विभिन्न जातियों और धर्मों के जो लोग हैं यहाँ पे रहते हैं। तो इतने बड़े सत्र पर एक केंद्र के द्वारा ही राज्य का जो संचालन, किसी देश का जो संचालन वो सही रूप से नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पर विभिन्न प्रकार के सत्रों की सरकारों का निर्माण किया जाता है। हमारा संविधान केंद्र और राज्य सरकार की जो शक्तियों का जो विभाजन है वो स्पष्ट रूप से कहता है, जिसमें से प्रमुख तौर से हैं संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची।
तो राज्य इन सूचियों के में उन विषयों को जो है स्पष्ट उल्लेख किया गया है जिसके बारे में हमने पीछे पढ़ा था, और संविधान में ये स्पष्ट है कि प्रत्येक सत्र की सरकारें अपनी जो जिम्मेवारियां हैं उसको अच्छी प्रकार से निभाएगी। संघीय व्यवस्था केंद्र सरकार की तरह राज्य सरकारों की सत्ता और शक्ति का जो स्रोत है वो क्या है, संविधान भी होता है। और प्रत्येक सत्र की सरकार देश के लोगों के लिए कानूनों और कानून और नीतियों का जो निर्धारण है वो विभिन्न प्रकार की सत्र की सरकारों के द्वारा निर्माण किया जाता है। इसके बाद में है संघीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था। भारतीय जो संविधान है वो क्या है, संसदीय प्रणाली पर आधारित है, क्योंकि भारत के अंदर संसद जो है वो क्या है, सर्वप्रमुख है। सर्वप्रमुख किसको माना गया है, संसद को माना गया है। भारत में संसदीय व्यवस्था है और इसका अर्थ है कि भारत के अंदर संसद है वो सर्वोच्च है और यह आम लोगों की सर्वोच्च प्रतिनिधियों की संस्था है, क्योंकि संसद के अंदर जाने वाले जितने भी जो सांसद होते हैं, जो चुने जाते हैं लोगों के द्वारा, वो संसद के अंदर बैठकर ही विभिन्न प्रकार के नियमों और कानूनों का जो है निर्माण उनके द्वारा किया जाता है, और वहीं से जो विभिन्न प्रकार की सत्रों का सरकार का जो संचालन किया जाता है। हमारा संविधान सभी नागरिकों को सार्वजनिक वैश्विक मताधिकार प्रदान करता है। इसका अर्थ है कि भारत के लोगों का अपनी प्रतिनिधि का जो चुनाव है, प्रतिनिधि का चुनाव किसके द्वारा, जनता के द्वारा स्पष्ट रूप से या प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। उसकी प्रतिनिधियों के चुनाव में जनता की जो भागीदारी है वो प्रमुख है, और इसी सभी प्रतिनिधियों का जो चुनाव है जनता के प्रति जो सभी प्रतिनिधि होते हैं वो क्या है, उत्तरदायी होते हैं। तो ये थी हमारी संसदीय यानी भारत की संविधान की जो प्रमुख विशेषताएं, शक्तियों का जो विभाजन है वो किस प्रकार है, इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।